हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है केमिस्ट्री का पेपर वो 8 मार्च को है। अंतिम समय हमारे पास, अंतिम मौका है जिसमें हम एक अच्छे रणनीति के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का संपूर्ण किताब के सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं उनको देखने वाले हैं। अभिक्रियाएं आपको पता है 3 प्रकार से पूछी जाती हैं। एक है जो नामकरण अभिक्रिया जिसे हम नेमिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं, इसको जानेंगे, जैसे कि निजारो अभिक्रिया, बुटज अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, ठीक है, एल्डोल संगणन और भी बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब हम जानेंगे। दूसरा हमारा होता है क्या होता है जब, इस प्रकार से भी रिएक्शन पूछे जाते हैं। एक होता है कैसे प्राप्त करेंगे, ये होता है। तो आज के इस वीडियो में जितना हो सकेगा ये सभी ओनली इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखने वाले हैं। आपको पता ही होगा ये बात कि मतलब आराम से आप कहें ना तो रिएक्शन की, आपकी केमिस्ट्री में रिएक्शन की जो भागीदारी होती है वो 10 से 15 नंबर की होती है। अरे भैया 70 नंबर का पेपर ही होता है, 10 से 15 नंबर रिएक्शन के लिए आपको मतलब मिल जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। अंतिम समय है आपके पास, अब भूल कर भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले केनिजारो अभिक्रिया। सबसे पहले देखेंगे 15 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं 8 मार्च के पेपर के लिए हम बता रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें देखना है केनिजारो अभिक्रिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मल्डिहाइड गलत टाइपिंग हो गया है, देखिए टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो तो उसको थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा। तो जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है, ठीक है ना, ये कहा जा रहा है जी। तो चलिए हम देख लेते हैं जी कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखते हैं। देखिए केनिजारो अभिक्रिया क्या है, सबसे पहली बात फॉर्मल्डिहाइड को लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, ठीक है ना। तो इसके 2 अणु हम ले लेंगे। तो जब फॉर्मल्डिहाइड के हमने 2 अणु को यहां पे ले लिया, इसकी क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम इसकी क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही कराएंगे तो जानते हैं यहां से क्या निकलता है, यहां से निकलेगा ये कि यहां से इतना ये बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। यहां से जो OH आपको दिखाई दे रहा है ये बाहर निकलता है। अगर आप देखें तो C मतलब कार्बन है तो कार्बन एक हमने लिख दिया। यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकलते हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन, तो यही CH3 हो गया। और यहाँ से OH निकलता है तो ये OH। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट बनता है। दूसरा अब हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा समझिएगा, इधर CHOONA बचा है ना, तो ये, तो पहले हम H को लिखेंगे, H फिर से C, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं HC फिर से OONA, ये बचा है जी सोडियम फॉर्मेट, तो ये हमने लिख दिया, समझ रहे ना, HCOONA, यही हमने लिख दिया है। तो मेन जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, मेन प्रोडक्ट क्या है, यही है जो है मेथिल एल्कोहल। क्या बनता है जी, मेथिल एल्कोहल। तो आपको इससे क्या पता चला कि जब हम मतलब फॉर्मल्डिहाइड को, जब फॉर्मल्डिहाइड को हम क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब किसी क्षार के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या होता है, मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। पर यहाँ पे क्षार नहीं लिखेंगे, क्षार तो ये है, पर सोडियम फॉर्मेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे आप, ठीक है ना। नाम में अंत में देखिए समय कम है दोस्त, तो अभी मैं आपको कह दे रहा हूं नाम आपको ये सब बता दूंगा, आप नीचे नाम लिख कर ही आइएगा, बिल्कुल नाम लिखना है, ठीक है ना। इसलिए मैंने पहला आपको रिएक्शन में नाम लिखकर सिखा दिया है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा जो होता है स्मिट अभिक्रिया, ठीक है ना। स्मिट अभिक्रिया क्या होता है जी, तो जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर क्या बनता है जी, मेथिल एमीन बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल की क्रिया हम कराएंगे जी। एसिटिक अम्ल को ले लेते हैं। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। तो ये हमारा एसिटिक अम्ल हो गया। इसको हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करा देंगे। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H। तो हाइड्रोजोइक अम्ल से हमने क्रिया करा दिया तो क्या बनता है, मेथिल एमीन का निर्माण होता है। मेथिल एमीन का कैसा निर्माण होगा समझिएगा। होता यहाँ पे ये है कि यहाँ से
सबसे पहली बात तो यहाँ पे मेथिल एमीन मतलब CH3 और NH2, ठीक है, NH2 NH2 निकल गया, CO2 NO2, ठीक है। तो देखिए जानते हैं यहाँ से क्या होता है। जैसे सबसे पहली बात, जब हम एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो यहाँ से निकलता जानते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये CH3 निकलता है, ये इतना CH3 यहाँ से निकलता है, ठीक है ना। उसके बाद CH3 निकलने के साथ साथ यहाँ से एक नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है ना, तो यहाँ से एक नाइट्रोजन निकलेगा और ये 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो CH3 सबसे पहले निकला और उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से एक नाइट्रोजन निकलेगा, 3 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन, और यहाँ का 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हाइड्रोजन, तो NH2 ये हमारा निकल जाएगा जी। तो ये हमारा मेथिल एमीन हो गया। और इसके साथ साथ क्या निकलता है तो देखिए CO2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है एक कार्बन है, तो C और O2 है तो CO2 लिख दिया हमने। अब फिर से अगर आप देखें तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन निकला है ना, एक ही तो नाइट्रोजन यहाँ पे निकला है, 2 नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन गैस भी इससे बाहर निकलता है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, मेथिल एमीन का निर्माण होता है, मेथिल एमीन। तो ये हमारा मेथिल एमीन का निर्माण होता है। ये हाइड्रोजोइक अम्ल है, ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल है। नाम आप जरूर लिखेंगे। चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आगे बढ़ेंगे। बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर, ठीक है ना। समय कम है इसीलिए फटाफट हम एक एक चीज को देख लेंगे। अगला आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, याद रखेंगे बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर हमें क्या मिलता है, टॉल्यूइन बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं जी, हम सबसे पहले बेंजीन को ले लेते हैं। तो हमने यहां पर बेंजीन को ले लिया, ठीक है। तो बेंजीन ये रिंग हो गया हमारा। इसके आपको पता होगा 6 सिरा होता है और 6 सिरों पर हाइड्रोजन होता है, बट मोस्टली हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं बट हमने एक यहाँ पे दिखाया है। तो ये बेंजीन हो गया। बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराएंगे, मेथिल क्लोराइड। तो ये क्लोरोमेथिन या मेथिल क्लोराइड से कराते हैं। और किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में करा देते हैं। तो कराएंगे तो क्या होगा जी, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से एक Cl निकलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl निकलता है। तो अगर आप देखें तो HCl ये पहले निकल जाएंगे। तो ये हमारा सबसे पहली बात HCl ये पहला हमारा निकल जाता है। अब बचा क्या, एक बेंजीन रिंग, और ये जो CH3 है इस हाइड्रोजन को निकाल देता है, ये CH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर CH3 ये जुड़ गया। अब इसी को हम क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं। ये हमारा टॉल्यूइन हो गया, ये मेथिल क्लोराइड हो गया। ये हमारा मेथिल क्लोराइड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगला आता है, टाइम नहीं है दोस्त इसलिए अगला आता है, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूं ना कि आप भी एक एक बार रिवीजन कर ले, देख ले सब कुछ, ठीक है। ज़्यादा समय देंगे आपका ही समय वेस्ट होगा ना, उससे अच्छा है थोड़ा सा फास्ट चलते हैं हम, ठीक है ना। अगला हमारा देख लीजिए, अगला आता है बूटस फिटिंग अभिक्रिया। तो बूटस फिटिंग अभिक्रिया में कह रहा है कि जब एल्काइल हाइड्राइड तथा एरिल हाइड्राइड के मिश्रण को हम सोडियम के साथ शुष्क ईथर प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्किन एरिल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है जी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड को हम ले लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड को लेंगे। तो यहां पे हम ले लेते हैं तो एरिल हाइलाइड और एल्किल हाइलाइड को लेना है। सबसे पहली बात एरिल हाइलाइड को हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग के ऊपर X लिख दिया है तो इसका मतलब एरिल हाइलाइड है। तो एरिल हाइलाइड और एल्किल हाइलाइड को ले लेते हैं। तो एल्किल हाइलाइड मतलब क्या हो जाएगा, R और X, ये एल्किल हाइलाइड हो गया। तो जब एल्किल और एरिल हाइलाइड के मिश्रण को मतलब मिलाकर और उसमें हम क्या करते हैं, मिश्रण को सोडियम के साथ 2 मात्रा में यहाँ पे हम सोडियम ले लेते हैं, Na, और फिर से यहाँ पे भी Na लिख दिया। ये हम 2 मात्रा में यहाँ पे सोडियम हम ले लेते हैं,
ओहो, चलिए यहीं पे Na ही लिख देते हैं। 2 मात्रा में सोडियम को हम लेकर शुष्क ईथर प्रवाहित करते हैं। यहाँ पे शुष्क ईथर प्रवाहित करते हैं तो देखिए क्या होता है, होगा यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से देखिए ये हाइलाइट है ना, तो एक X, ये X और ये 2Na, ये पहले बाहर निकलेंगे। तो 2 सोडियम है तो 2 यहाँ पे सोडियम है, तो इसको हम लिख देते हैं 2Na, और यहाँ से हाईलाइट है ना X, तो ये X निकल गया, सोडियम जो हाईलाइट है ये बाहर निकल जाता है। अब बचा यहाँ पे क्या, बचा ओनली ये कि ये जो R है ना, ये आकर X के जगह पर आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये R मेन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे CH3 जुड़ गया, इसी को टालुइन कहते हैं, ठीक है ना, ये हमारा टालुइन हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ के, तो ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल हमने स्ट्रक्चर बताया है, इस पर आप एग्जाम्पल देकर भी देख सकते हैं। जैसे ये हमारा एरिल हाइलाइट है, तो एरिल हाइलाइट की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं बेंजीन रिंग, और यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे Cl, मतलब क्लोरोबेंजीन को ले सकते हैं, या बेंजन क्लोराइड को हम कह सकते हैं इसको, और इसके साथ यहाँ पे CH3Cl मेथिल क्लोराइड को हमने ले लिया, और 2 मात्रा में सोडियम के साथ हम इसकी क्रिया करा देते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया करा देते हैं। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे तो बनेगा क्या, यहाँ से एक Cl ये निकलेगा, यहाँ का Cl निकलेगा, और ये 2 सोडियम निकलेंगे, ये तीनों निकल जाते हैं। तो यहाँ पे 2 सोडियम पहले निकला था, 2Na लिख दिया, अब Cl लिख देंगे क्योंकि 2 Cl निकला है, तो ये लिख दिए। अब बेंजीन रिंग के ऊपर ये CH3 ऐड हो जाता है, तो ये हमारा बेंजीन रिंग है, और इसके ऊपर CH3 ऐड हो गया। अब इसी को हम ये क्या कह रहे थे, एरिल हाइलाइट, मतलब एरिल एल्किल एरिल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो वही टालुइन कह सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है रीमन टीमन अभिक्रिया, या राइमर टीमर अभिक्रिया भी इसके नाम से हम जानते हैं। तो ये क्या होता है, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, फिनॉल में हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या कराते हैं, क्रिया करा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एसिटिक एल्डिहाइड बनता है। ठीक है ना, तो सिंपल सा हम फिनॉल लेंगे और इसमें क्लोरोफॉर्म मिलाकर हम इसकी क्रिया करा देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले फिनॉल को ले लेते हैं। तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, ये बेंजीन रिंग हो गया, इसके ऊपर OH, तो ये हमारा फिनॉल हो गया। अब इसमें क्लोरोफॉर्म मिला देंगे, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म हमने इसमें मिला दिया। अब इसमें हमने क्या करते हैं, इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला लेते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे 3 अणु को हम ले लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने ले लिया, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो जानते हैं क्या होता है, यहां से सबसे पहले समझिएगा, 3 ये क्लोरीन है, ये 3 सोडियम के साथ निकल जाएगा, सबसे पहला ये निकलता है। तो 3 क्लोरीन है और 3 सोडियम के साथ निकला, मतलब NaCl बनाकर निकल गए, 3 सोडियम 3 क्लोरीन ये निकल गए। ठीक है ना, उसके बाद अब क्या बचा, ठीक है, उसके बाद अब हमारा समझिएगा, अब यहाँ पे अब क्या बचा कि यहाँ का देखिए, यहाँ का बात को समझिएगा, यहाँ का ये OH है, ये OH है। अब ये OH इस H के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है ना, समझिएगा, ये OH है, इस H के साथ क्रिया कर लेगा, तो क्रिया करेगा तो क्या, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को हम H2 लिख सकते हैं, तो H2 लिख दिए, और यहाँ का एक ऑक्सीजन भी तो है, तो H2O बन गया। OH और H जुड़ते हैं तो H2O बन के बाहर निकल गया। अब इधर बचा क्या, अब ओनली ये बचा हुआ है, CH बचा है, ये O बचा है, और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ये बचा हुआ है, तो हम यही बेंजीन रिंग इस तरीके से लिख देंगे, और इसके ऊपर हम क्या जोड़ देंगे,
यही CH3 यहाँ पे चला जाएगा तो CHO हो गया, तो ये CHO हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है जी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना। कहाँ मिस्टेक हुआ है जानते हैं? यहाँ पे 3 जब सोडियम है तो 3 ऑक्सीजन भी है, 3 हाइड्रोजन भी तो है ना। ये मैं थोड़ा सा दिमाग लगाना सोच, चलिए कोई नहीं, इसको हम इरेज करते हैं एक बार। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ओहो, माफ़ी चाहेंगे हम थोड़ी देर के लिए। चलिए, अच्छा इतनी बात आपको बेसिक तो समझ में आ ही गया होगा ना। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से क्या निकला है, यहाँ से 3 सोडियम 3 क्लोरीन निकले हैं एक साथ। तो ये हमारा क्या 3 सोडियम निकला है 3 क्लोरीन के साथ NaCl, ये बाहर निकल गए। इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक है जी। अब इतना समझ में आ रहा है तो आप समझिएगा, यहाँ पर CH है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 ही ऑक्सीजन है और 3 क्या है, हाइड्रोजन है। 3 मात्रा में हाइड्रोजन है, यही ना है जी। 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है। तो इसमें से क्या होता है कि यहाँ से ना 3 हाइड्रोजन में से 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है तो इसमें से 1 ऑक्सीजन यहाँ से इस यहाँ पे आ जाता है CHO के जगह पर, ठीक है। अब आप समझिएगा, ये हमारा फिनॉल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसके ये 5 सिरा है, इस प्रत्येक सिरे पर हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो अब क्या आता है कि ये ऑक्सीजन सबसे पहले यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, CH है, ये ऑक्सीजन आ जाएगा तो CHO बन जाएगा। अब ये CHO जाएगा और इस हाइड्रोजन को हटा देगा। तो यही हमारा जो बेंजीन है, समझिएगा, जो हमारा फिनॉल है। तो ये फिनॉल तो पहले से है ही OH। अब इसके जगह पर ये वाला जो सिरा है, तो ये जब CHO हो गया, ये CHO हाइड्रोजन के जगह पर जाएगा, हाइड्रोजन को निकाल कर ये ऐड हो जाएगा। तो ये CHO ऐड हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन निकला, अब समझिएगा, अब समझिएगा, ये हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन आएगा, 3 हाइड्रोजन है, इसमें एक और हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो इसका मतलब कितने कि 4 मात्रा में हाइड्रोजन हो गए और यहाँ से 3 ऑक्सीजन थे, एक निकल गया है, तो 2 ही ना ऑक्सीजन बचे, तो 2 ऑक्सीजन हम पे बचा हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन को 2H2 लिख सकते हैं, और 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन O लिख देंगे, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या साइड प्रोडक्ट के रूप में 2H2O बनता है, ठीक है ना। तो यही है जी। आशा करता हूँ आपको रिएक्शन समझ में आ रहा होगा। नॉर्मल सा रिएक्शन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट यही है, जितना इजी हो सकता है उतना बताने का हम प्रयास करते हैं। ये क्या है जी, ये फिनॉल है। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। एसिटिक एल्डिहाइड, ठीक है, ये हमारा एसिटिक एल्डिहाइड बनता है जी, ठीक है ना। तो इसको नाम आप लिख सकते हैं एसिटिक एल्डिहाइड। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला आता है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होता है कि जब कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो यहाँ से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट आदि की उपस्थिति में संघनित्र होते हैं, तो उसे हम एल्डिहाइड संघनित्र होकर, ठीक है ना, तो एल्डिहाइड संघनित्र होकर एल्डोल बनाते हैं, इसे एल्डोल संघनन कहते हैं।
देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, कार्बोनिल यौगिक को लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में संघनित कराएंगे, मतलब ठंडा कराएंगे। तो जो एसिटल्डिहाइड है, ठीक है ना, जो एसिटल्डिहाइड है उसको संघनित कराएंगे तो एल्डोल का निर्माण हमारा हो जाएगा, और उसी को हम क्या करते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए जी, सबसे पहली बात हम कार्बोनिल यौगिक को ले लेंगे, तो जो हमारा याद रखेंगे जो एसिटल्डिहाइड है ये एक कार्बोनिल यौगिक है, तो एसिटल्डिहाइड हम ले लेते हैं CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड है, इसके हम दो अणु को ले लेंगे, एक और यहाँ पे ले लेते हैं CH3CHO। तो एसिटल्डिहाइड की हमने क्या ले लिया है, एसिटल्डिहाइड के दो अणु को हमने ले लिया, ठीक है ना। अब इसको हम किसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ K2CrCO3 मतलब पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं। जैसे ही क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, समझिएगा, यहाँ का 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, तो समझिए क्या बचेगा, सबसे पहले CH3 बना, तो ये हमने CH3 लिख दिया, C है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब ये हाइड्रोजन आ गया, CH है ना, तो ये हमने सबसे पहले CH लिख दिया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, तो देखिए O तो पहले से है ही, तो O हमने लिख दिया, और एक जो हाइड्रोजन यहाँ पे आया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, तो CH3CHOH, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब फिर से यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये CH2 बचा है और CHO बचा है, यही ना बचे हुए हैं, तो ये भी यहाँ पे ऐड होंगे, बट इसका वास्तव में ना इसको जस्ट हम उल्टा लिखते हैं, जैसे OH है तो पहले हम OH लिखेंगे, फिर से CH लिखेंगे, और फिर से अब यहाँ पे CH3 लिखेंगे। अब ये जो बचा है, जैसे यहाँ पे CH2 ही बचा है, ये OH बचा है, तो ये अब CH2 यहाँ पे लिखेंगे और फिर से CHO लिखेंगे, तो ये टोटल हमारा प्रोडक्ट यही वाला यहाँ पे लिखेंगे, समझ रहे हैं। अरे भैया CH3CH यहाँ से एक गया है तो OH बना, तो यही ना बना है, इसको जस्ट हमने उलाट दिया है, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे CH2OH बचा है तो CH2OH हमने लिख दिया है, तो ये हमारा बनता है जी। आशा करता हूँ कि आप समझ के होंगे। अब इसी बात को हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे OH CH CH3 CH2 और CHO। देखिए मैं चाहता ना था डायरेक्ट बता सकता था, बट नहीं बताता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मतलब कंफ्यूजन हो सकता है। अब मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट मेरे ऐसे हों जिनको समझ में ना आया, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो ये हमारा क्या बनता है जी, एल्कोहल का निर्माण हो जाता है, सॉरी एल्डोल, एल्डोल का निर्माण हमारा हो गया जी, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है जी। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। बट अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या हम ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये चला गया, तो पहले तो CH, यहाँ पे अगर हम चाहें तो CH3 और CH है तो CH हमने लिख दिया, और यहाँ का एक ये चला गया H, तो यहाँ पे OH, तो ये OH हम लिख देंगे, और फिर से CH2 यहाँ पे बचा तो CH2 और CHO। इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखेंगे तो क्या गलत है? तो 100% भैया ये आपका गलत नहीं है, 100% सही है, ठीक है ना। उससे डरना नहीं है, केवल मतलब बॉन्डिंग बनाने के लिए अच्छे तरीके से इसलिए ये किया गया है। स्क्रीनशॉट आप ले लें। अगला हमारा आता है क्रॉस एल्डोल संघनन। अब क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, तो जब देखिए कार्बोनिल यौगिक के दो एक समान अणुओं के बीच संघनन ना कराकर, देखिए यहाँ पे हमने एक समान अणु, कार्बोनिल यौगिक के ही एक समान अणु ले लिया था, इधर भी एसिटल्डिहाइड इधर भी एसिटल्डिहाइड, बट यहाँ पे कह रहा है कि कार्बोनिल यौगिक के दो एक समान अणुओं के बीच संघनन न कराकर अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराया जाता है, तो उसी को हम मिश्रित या हम क्या कह सकते हैं, मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी।
तो देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं जिसका सूत्र होता है HCH डबल बॉन्ड O। ये हमने क्या कर लिया, सबसे पहली बात फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। देखिए फॉर्मल्डिहाइड भी क्या होता है, एक कार्बोनिल यौगिक है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड को हमने यहाँ पर ले लिया है। अब फॉर्मल्डिहाइड को लेकर एसिटल्डिहाइड से क्रिया करा देंगे। एसिटल्डिहाइड का सूत्र संरचना इस प्रकार हमने बना दिया, CH डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। जब फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड ये दो अलग अलग क्या है, कार्बोनिल यौगिक हैं। अब इनकी आपस में क्रिया कराएंगे, तो क्रिया करेंगे तो जानते हैं क्या होता है, यहाँ के एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे OH की जगह पे चला जाएगा। तो अब ये क्या बनेगा, C मतलब HCH और यहाँ पे क्या बनेगा OH, ये हमारा। अब फिर से यहाँ पे ये क्या है, CH3CHO, ठीक है ना। CH3CHO जो है ये भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये हमारा CH2 यहाँ पे रहेगा ना, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे CH2 रहेगा। ये एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO ही तो होता है। तो 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन हमने पहले लिख दिया, 2 हाइड्रोजन इधर लिख दिया, तो अभी भी तो CH3 ही तो है। तो यहाँ पे हमने एक और कर दिया था, तो CH4 वो गलत हो जाता। ये अब सही है। तो अब इधर क्या बचा जी, अब इधर बचा हुआ है CH2 और CHO। तो CH और ये हमारा O हो गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है जी, इसी को क्रॉस एल्डोल संकरण कहते हैं। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। इतना आप याद रखेंगे, सब्र रखिएगा, सब्र रखेंगे तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो अदरवाइज हबड़ा कर परेशान होकर कुछ होने वाला तो है नहीं। आप इसको चाहे ना तो देख लीजिए, आप सोच रहे होंगे कि सब संरचना में बताए हैं, कंफ्यूजन होगा। संरचना से ही इजी है, जिससे ये तुरंत यहाँ पे आ गया तो आपको समझ में आ रहा है कि ये H ओनली जुड़ गया है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो दिक्कत बाद में आपको होती। चलिए अगर हम इसको ऐसे बना देते हैं संरचना, अगर इसको ऐसे नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं, HCHO, ठीक है, यही है HCHO का स्ट्रक्चर। एसिटल्डिहाइड को CH3CHO, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है इस O के पास। तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एक हाइड्रोजन आ गया तो OH हमने लिख दिया, ये हाइड्रोजन आया तो OH सबसे पहले लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है ना, तो C और 2 हाइड्रोजन को CH2 हमने लिख दिया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया है तो CH2 यहाँ पे भी है, तो ये हमने CH2 लिख दिया। और सॉरी यहाँ पे CH2 नहीं रहेगा, ओनली CH रहेगा। आप समझ रहे हैं ना कैसे, क्योंकि भैया एक मतलब यहाँ से, हाँ नहीं CH2 ही रहेगा, CH2 ही रहेगा, सॉरी ठीक है। तो OH फिर से CH2, फिर से यहाँ पे CH2 और CHO हो जाएगा। तो ये हम यही ऊपर वाला जो लिखा गया है वही ये भी है। तो दोनों में से आप चाहें तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो ये इसका नाम क्या है जी, तो इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनल डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनल डिहाइड, ठीक है ना। तो ये आपका नाम होता है, इस नाम को भी आप याद रख सकते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड, नाम आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे दोस्त। चलिए अच्छी बात है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है जी। अगला नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले कह रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KOH के विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एक दुर्गंध युक्त व विषैला फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसी को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं।
तो सबसे पहली बात हम क्या ले लेंगे जी, हम यहाँ पे ले लेंगे प्राथमिक एमीन। कोई भी हम प्राथमिक एमीन हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एरिल वाला हम प्राथमिक एमीन ले लेते हैं, जैसे कि C6H5NH2, ये हमारे एक प्राथमिक एमीन को हमने ले लिया, ठीक है ना। अब प्राथमिक एमीन को हम क्या करते हैं, प्राथमिक एमीन को हम क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म से क्रिया करा देंगे। एल्कोहलिक KOH के साथ, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको हम यहाँ पर 3 मात्रा में ले लेंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु लेकर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। सबसे पहले ये C6H5 है, तो ये C6H5 लिख दिया। यहाँ पे N है तो देखिए N हमने लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ का जो कार्बन है ना, ये कार्बन आकर यहाँ पे ऐड होगा, तो ये जो कार्बन है ये 3 बंध यहाँ पे बनाता है और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ओनली यहाँ पे H2 है, ये बाहर निकला है, तो H2 बाहर निकला। अब बात को समझिएगा, अभी बाहर हमने निकाला नहीं है, समझ रहे हैं ना। C6H5NC बस हुआ है। अब देखिए यहाँ से देखेंगे अगर, तो 3 पोटेशियम है और 3 क्लोरीन है, तो 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन के साथ क्रिया करके बाहर निकल जाएंगे। 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन क्रिया करके बाहर निकलेंगे, तो ये कैसे निकलेंगे, आप समझ ही रहे होंगे कैसे निकलेंगे। कैसे निकलेंगे जी, 3 पोटेशियम है, 3 क्लोरीन के साथ बना देंगे पोटेशियम क्लोराइड और ये बाहर निकल गए। अब बचा यहाँ पे क्या, ओनली बचा हुआ है यहाँ का 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 1 हाइड्रोजन और यहाँ का देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 और यहाँ का 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन को हम 3H2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 3 ही तो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे O लिख देंगे तो 3 ऑक्सीजन हो गया। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा बनता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को आइसोसाइनाइड, ये हमारा क्या है, आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाता है। ये क्लोरोफॉर्म है, आप लिख लीजिएगा क्लोरोफॉर्म। और यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, ये हमारा एनिलीन हो सकता है, ठीक है, ठीक है, एनिलीन। तो एनिलीन को, एनिलीन मतलब प्राथमिक क्या है, प्राथमिक एमीन ही है हमारा पहला एनिलीन, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, अच्छी बात है, अभी हम बहुत पीछे हैं, जल्द से जल्द हमें कराना पड़ेगा, ठीक है ना। हेलो फॉर्म, अब हेलो फॉर्म क्या होता है, अभिक्रिया इसको समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि जब मेथिल एल्कोहल अथवा एसिटल्डिहाइड अथवा कीटोन, मतलब मेथिल एल्कोहल ले सकते हैं या एसिटल्डिहाइड ले सकते हैं या एसीटोन, इन तीनों में से कोई भी एक लेकर उसको आयोडीन और क्षार से क्रिया कराने पर पीले रंग का आयोडोफॉर्म बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम मेथिल एल्कोहल को ले लेते हैं। देखिए हम कराते हैं इसका रिएक्शन, समझिएगा बात को। मेथिल एल्कोहल को लेंगे तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ये मेथिल एल्कोहल ले लिया। अब हम मेथिल एल्कोहल को लेकर आयोडीन से क्रिया करेंगे। आयोडीन I2 होता है, I2 होता है ना, तो इसके हम 4 अणु से क्रिया करेंगे, 4 अणु से क्रिया कराएंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बट हम ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिएक्शन अगर समझना है तो हम इसको संरचना के आधार पर इस तरीके से लिख रहे हैं। ये एक हमारा I2 हो गया, 2 I2 हो गया, 3 I2 हो गया और ये 4 I2 हो गया। मतलब 4 हमने I2, ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं 4 I2। आयोडीन जो है वो 4 मात्रा में हमने इस तरीके से लिया है, या इस तरीके से संरचना के आधार पर हमने बना दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको क्षार से क्रिया करेंगे। एक प्रबल क्षार होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 6 अणु लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 6 अणु ले लिए, तो या तो हम ऐसे लिख दें या हम 6 अणु को इस तरीके से दिखा भी सकते हैं कि NaOH, फिर से NaOH, फिर से NaOH, फिर से NaOH, NaOH, आइए NaOH, ठीक है ना। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया जी, ठीक है। अब समझिएगा अब क्या हमारा बनेगा यहाँ पे।
यहाँ पे बनता ये है सबसे पहले, यहाँ पे हमारा CH3 बनता है। देखिए यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले ना यहाँ से एक कार्बन निकलता है और एक हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक कार्बन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ से ये इतना बाहर निकलता है, ये इतना। अगर आप देख ले तो ये I3, 1 2 3 आयोडीन निकलते हैं, तो ये हमारा I3 हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहले बाहर निकल जाता है CH3, यही क्या है, आइडो फॉर्म है, ये पहले बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखिए अब बचा क्या, अब उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ना इतना यहाँ से ये सोडियम 5 सोडियम निकलता है, समझिएगा, ये सोडियम 5 सोडियम निकलेगा और ये 5 आयोडीन से क्रिया कर लेंगे, 3 आयोडीन और 2 5, ये 5 आयोडीन से क्रिया कर लेगा। तो 5 सोडियम 5 आयोडीन से क्रिया कर लिया तो ये क्या निकलेंगे जी, 5NaI। तो ये इस तरीके से निकल गए, 5 सोडियम और 5 आयोडीन निकल गए, ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद अब यहाँ पे समझेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। 6 के बाद यहाँ पे अगर आप देखें 6, यहाँ का 1 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 5 हाइड्रोजन था तो एक इसमें से निकल गया है यहाँ पे, ठीक है ना, CH निकला था तो एक यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो अभी भी यहाँ पे 4 है, तो यहाँ का 4 हाइड्रोजन, तो 5 हाइड्रोजन, एक 6 हाइड्रोजन, यहाँ का 4 हाइड्रोजन, तो 5 एक 6 और 6 4 10 हाइड्रोजन है। तो 10 हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं तो 10 हाइड्रोजन को हम चाहें तो 5H2 लिख सकते हैं। 5H2 हमने लिख दिया, 5H2 लिख दिया ना। और उसके बाद 5H2 के बाद यहाँ पे ये इतना देख लीजिए, यहाँ से ये हम इतना क्या दे रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन ये निकलता है, तो ये 5 ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके निकलेगा, तो 5H2O बाहर निकल गया, ठीक है ना, इतना समझ के। अब बचा क्या है, ओनली बचा क्या है उसको समझिएगा। बचा यहाँ पे ये है कि यहाँ का एक कार्बन बचा हुआ है, यहाँ 2 कार्बन है, तो एक तो यहाँ पे निकला है, तो एक कार्बन यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ का एक ऑक्सीजन ये बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ अगर देखेंगे तो एक सोडियम बचा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, यही ना बचे हुए जी। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो इसको क्या कह सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, NaCO2, ठीक है ना। तो NaCO2 का मतलब यहाँ पे हमारे ये बचा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात मैं यहाँ पे बता दिया, देखिए यहाँ का 6 हाइड्रोजन है और यहाँ का 1 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, और यहाँ का 4 हाइड्रोजन, तो 7 4 11 हाइड्रोजन होता है ना। तो ये वाले हाइड्रोजन को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर नहीं लिया है, आप समझिएगा। यहाँ का 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 6 4 10 हाइड्रोजन, तो यही 10 हाइड्रोजन को 5H2 हमने लिखा है, यहाँ से 5 ऑक्सीजन निकला तो 5H2O हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ का देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ का एक कार्बन, यहाँ का एक हाइड्रोजन ये बचा हुआ है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, और Na बचा हुआ है। तो अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले H हमने लिख दिया, फिर से C लिख दिया, फिर से OO, और फिर से Na है तो Na लिख दिया, तो ये हमारा बना ना। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि HCOONA, तो ये हमारा सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। तो ये हमारा आयोडीन का निर्माण होता है, आयोडो फॉर्म का निर्माण हमारा हो जाता है। देखिए ये थोड़ा सा रिएक्शन हार्ड है, बट फिर भी हमने इसीलिए संरचना के आधार पर बताया कि कैसे निकलते हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, जितना इजी हो सके उतना हमने किया है, ठीक है। अदरवाइज समय नहीं है, जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आता है गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या है समझिएगा। जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया CO और HCl के मिश्रण से कराया जाती है तो हमें क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। मतलब बेंजीन की क्रिया हम करा देंगे, इसी को हम गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो बेंजीन की क्रिया हम ले लेंगे, तो बेंजीन रिंग हमने ले लिया, इसके ऊपर हम एक H दिखा देते हैं, सभी जगह H होता है बट एक सिरे पर हमने H दिखा दिया, ये बेंजीन हो गया। अब इसको हम CO प्लस HCl तो इनके साथ हम क्रिया करा देते हैं। और किसकी उपस्थिति में, तो AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो जैसे ही क्रिया कराते हैं तो होता है यहाँ पे ये है, यहाँ का जो एक ये जो हमारा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है। तो अगर यहाँ पे आया तो समझिएगा ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा समझिएगा CHO बन जाएगा, ये CHO बन जाएगा ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो CHO बन जाएगा। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। अब ये होता ये है कि ये जो क्लोरीन यहाँ पे है ना, ये जो क्लोरीन हमारे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारी जो क्लोरीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्लोरीन और यहाँ का एक H, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर लेते हैं। ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर लेंगे तो ये सबसे पहले तो HCl बन के बाहर निकल जाएंगे। अब बचा क्या यहाँ पे CH, मतलब यहाँ के एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो CHO बन गया। अब यही CHO यहाँ पे जाकर ऐड हो जाता है तो ये हमारा जो हमारा ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर CHO जुड़ गया और इसी को हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ये हमारा बेंजल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, बेंजीन है, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात है बट थोड़ा सा और हम फास्ट चलने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा आता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, यहाँ पे कह रहा है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल एमाइड द्रव को ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है, ऐसे हम क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात एलिफेटिक या एरोमेटिक, जो एलिफेटिक अम्ल को या हम कह सकते हैं एरोमेटिक अम्ल को हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी हम ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रोपेनामाइड को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रोपेनामाइड को ले लेंगे, CH3 CH2 CO NH2, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोपेनामाइड हमारा हो गया। तो ये हमारा प्रोपेनामाइड को हम लेते हैं और प्रोपेनामाइड को हम सबसे पहले बात की ब्रोमीन के साथ, ठीक है ना। ब्रोमीन के साथ Br2 मतलब ब्रोमीन के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 4 अणु है, 4 अणु को हम लेंगे, 1 अणु 2 अणु 3 अणु और 4 अणु। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 4 अणु के साथ हम इसकी क्या करा देते हैं, क्रिया करा देंगे, ठीक है ना। तो होता यहाँ पे ये है ना, कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। यहाँ पे होता ये है कि यहाँ से सबसे पहले ये जो हमारा दिखाई दे रहा है CO समूह आपको दिखाई दे रहा है CO, ये सबसे पहले बाहर निकलता है यहाँ से। तो अब बचेगा क्या, CH3 CH2 NH2 बना। तो यहाँ पे हमारा बनता ये है CH3 CH2 NH2। तो सबसे पहले ये हमारा बनता है जिसे हम एथिल एमीन भी कहते हैं, तो ये हमारा बन गया, ठीक है ना। अब उसके बाद बनना क्या, यहाँ से 2 पोटेशियम ये और 2 ब्रोमीन ये आपस में क्रिया कर लेते हैं तो K2Br। तो यहाँ से हमारा 2 मात्रा में KBr निकल गया, KBr निकल जाता है, ठीक है ना। 2 पोटेशियम 2 Br ये बाहर निकल गए, ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, उसके बाद अगर आप ध्यान से समझे, ठीक है ना, ध्यान से अगर आप समझ रहे हैं तब यहाँ से 2 ये पोटेशियम और 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकलते हैं। ये 2 पोटेशियम 2 ऑक्सीजन और ये हमारा ये आपस में ऐड हो जाते हैं। तो समझिएगा 2 पोटेशियम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K2 लिख सकते हैं, K2 लिख सकते हैं। ये C है तो हमने C लिख दिया। 1 ऑक्सीजन
2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है तो ये हमने लिख दिया 3 ऑक्सीजन, तो K2CO3 हमारा निकल जाता है, K2CO3 हमारा निकल गया। अब यहाँ पे अब बचा ओनली क्या है, तो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। 4 हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं, 2H2 लिख सकते हैं। 4 हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं, 2H2 लिख सकते हैं। ये O है तो हमने O लिख दिया। ये क्या हाँ से भैया 2H2O, ये हमारा 2H2 निकल गया। देख रहे हैं ना, 4 हाइड्रोजन है तो 2H2 और 2 ऑक्सीजन है तो O हमने लिख दिया। तो ये हमारा बन गया जी। ये हमारा क्या बनता है, एथिल एमीन। एथिल एमीन का निर्माण होता है। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ेंगे हम फटाफट। रोजेमुंड अभिक्रिया आप देखेंगे क्या होता है जी, कि जब एसिटिल क्लोराइड को उबलते विलयन में उत्प्रेरक PDBSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, जिसे रोजेमुंड अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहली बात, एसिटल्डिहाइड मतलब एसिटिल क्लोराइड को हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो एसिटिल क्लोराइड को हम यहाँ पे ले लेते हैं जी। तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। तो एसिटिल क्लोराइड को हमने ले लिया। एसिटिल क्लोराइड को हम हाइड्रोजन से क्रिया करा लेते हैं, H2 से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन है ना, तो HH इस तरीके से 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। और किसकी उपस्थिति में, PD या BaSO4 की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे तो बनता है यहाँ से ये है ना, ये हमारा इतना बाहर निकल जाते हैं। HCl ये हमारा बाहर निकल गया, HCl ये पहला बाहर निकल गया। बचा क्या यहाँ पे, CH3C, यहाँ का हमारा CH3C, ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है, CH3CHO बन गया। तो ये हमारा CH3CHO हमारा बन गया। ये क्या है हमारा, एसिटल्डिहाइड है, मतलब एल्डिहाइड ही तो है, जिसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है ना। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे फटाफट, ठीक है ना। अगला हमारा आता है बूटस अभिक्रिया। बूटस अभिक्रिया क्या होता है समझिएगा। जब यहाँ पे कह रहे हैं एल्काइल हाइलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एल्काइल हाइलाइड के 2 अणु लेंगे। एल्काइल हाइलाइड मतलब जैसे CH3Cl एल्काइल हाइलाइड हो गया, जिसे हम मेथिल क्लोराइड कहते हैं। इसके 2 अणु हमने ले लिया। इसको हम क्या करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करा देंगे। तो 2 सोडियम से हम क्रिया कर देते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया करा देते हैं। तो यहाँ से होगा क्या, होगा ये कि यहाँ से 2 क्लोरीन निकलेंगे और ये 2 सोडियम निकलेगा। तो सबसे पहली बात 2 सोडियम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 सोडियम का, तो 2Na, और 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे Cl हमने लिख दिया, तो 2 क्लोरीन भी हो गया। तो NaCl ये निकल गए। अब बचा क्या, CH3 बचा। तो यही हमारा CH3 और CH3 हमारा बना। और इसी को हम क्या कहते हैं, एल्केन है, बट इसका नाम क्या है, तो इसको हम कह देंगे एथेन। ठीक है ना, ये हमारा एथेन का निर्माण हो जाता है। ये क्या है, क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं या मेथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, मेथिल क्लोराइड। नाम में देखिए समय कम है बट फिर भी नाम लिख रहा हूं क्योंकि आपको भी नाम लिखना है। फटाफट ले लें स्क्रीनशॉट, बहुत बेहतर जी। चलिए अगला आता है हमारा उलेमान अभिक्रिया। उलेमान अभिक्रिया क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जब आयोडोबेंजीन को एक बंद नली में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उलेमान अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, आयोडोबेंजीन को हम ले लेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है। आयोडोबेंजीन को लेकर और कॉपर से क्रिया करा देंगे।
आइडोबेंजीन को ले लेते हैं। आइडोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5I। ये आइडोबेंजीन हो गया। आइडोबेंजीन को किससे हम क्रिया कराएंगे, कॉपर चूर्ण के साथ हम क्रिया करा देते हैं। तो कॉपर के 2 अणु के साथ क्रिया करा देंगे। आइडोबेंजीन के 2 अणु लेंगे, तो या तो हम यहाँ पे 2 लिख दें या और भी हम यहाँ पे लिख देते हैं C6H5I। तो यहाँ पे आइडोबेंजीन के दिख रहे हैं ना 2 अणु को कॉपर चूर्ण के साथ क्रिया करा देते हैं। क्रिया मतलब गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो जानते हैं क्या होता है, यहाँ से 2 ये आयोडीन निकलते हैं और ये 2 कॉपर निकलते हैं। तो जब ऐसे निकलेगा तो होगा क्या, 2 कॉपर 2 आयोडीन के साथ निकलता है, तो ये हमारा निकल जाएगा 2CuI। कॉपर आयोडीन ये बाहर निकल गए। अब बचा क्या यहाँ पे, C6H5 बचा। तो C6H5 और C6H5 बचा, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइफेनिल कहते हैं, डाइफेनिल। तो ये हमारा डाइफेनिल बन गया जी। तो आशा करता हूँ कि डाइफेनिल आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये हमारा क्या है, आइडोबेंजीन है, ठीक है ना। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, बेंजीन, आइडोबेंजीन है। चलिए जी, तो आशा करता हूं कि आपको जितना भी अभी तक हमने ये 14 नेमिंग रिएक्शन बताया है, इसको 100% आप तैयार करके ही जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां तक हो गया। अदरवाइज अब हम स्टार्ट करेंगे कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब क्या हो, जो हमें यहां से देखना है कि क्या होता है जब ये रिएक्शन, अब हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, समय बहुत ही कम है, फिर भी आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मात्र एक ही चीज़ कहूँगा, यदि लग रहा है आपके लिए कि आपके लिए कुछ मेहनत किया जा रहा है, तो मात्र मैं एक ही चीज़ कहूँगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए आप जानते ही हैं कि सबसे मूलभूत जो मौलिक चीज़ है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब कर दिया इस चैनल को। मैं आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। थैंक यू, आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्योंकि मेहनत करे और मेहनत का फल ना मिले तो बहुत ही तकलीफ होती है। तो यही बात है जी, मैं यही आशा करता हूं कि कम से कम आप हमसे जुड़े रहें। आप मतलब एक परिवार है हम सभी का, तो ये परिवार हमेशा और भी विकास करे, वृद्धि करे, यही मैं चाहता हूं। अदरवाइज बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना सपोर्ट और प्यार दिखाया, ठीक है ना। चलिए जी, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं, क्या हम देखेंगे कैसे प्राप्त, मतलब क्या होता है जब ये रिएक्शन को देखेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहली बात कि एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। तो एथिल ब्रोमाइड को हम क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमें एथिल ब्रोमाइड को ले लेंगे। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br। ये हमारा एथिल ब्रोमाइड हो गया। तो ये हमारा एथिल ब्रोमाइड को हम क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देते हैं, इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो जानते हैं क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से ये निकलता है, इतना ये बाहर निकलेगा, समझ रहे हैं, मतलब KBr ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्या बच रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से OH निकलता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH निकलता है, तो ये H2O बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो H2 और O भी ये तो है, तो H2O लिख दिया हमने। अब यहाँ पे बचा क्या, C2H5 था, तो इसमें से एक निकल गया, तो C2H4 ही ना बचा, तो ये हमारा C2H4 बनता है। तो ये हमारा जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो C2H4 बनता है, ठीक है ना, सॉरी C2H4 बनता है, जिसे हम एथीन कहते हैं, एथीन। तो ये हमारे एथीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। समझ गए कि जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो कौन सा बनता है प्रोडक्ट, तो एथीन का निर्माण होता है, C2H4 का निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट आप ले लें, बेहतर जी, नाम आप लिख लीजिएगा नीचे सबका। अगला दूसरा हमारा आता है कि एथिल क्लोराइड के जलीय विलयन, मतलब यहाँ पे हमसे क्या रहा है कि एथिल क्लोराइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्या हमारा बनता है जी, ठीक है ना। तो देख लेते हैं जी क्या बनता है। सबसे पहली बात, एथिल क्लोराइड को हम लेंगे। एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है C2H5 और Cl, एथिल क्लोराइड।
अब इसको जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे, NaCl से क्रिया करा देंगे। अब कराना क्या है, मतलब गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो फिर से यहाँ से ये चीजें बाहर निकलता है। NaCl ये पहले बाहर निकलेगा, तो ये NaCl, ठीक है ना, NaCl ये पहले बाहर निकल जाता है। अब बनेगा क्या, C2H5Cl, C2H5Cl का निर्माण हो जाता है। तो एथिल क्लोराइड का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दिया। क्या मिस्टेक जानते हैं क्या किया है, वही तो प्रोडक्ट बन रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एथिल क्लोराइड के जलीय सोडियम अच्छा देखिए कह रहा है कि जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हमने लिख दिया है। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हमने गलत कर दिया, मतलब ये यहाँ पे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। तो जब हमने सबसे पहले NaCl ये पहले बाहर निकल गया है, तो NaCl ये तो सही है। अब बचा क्या, C2H5 और OH बनाना, तो ये हमारा C2H5 और OH है, तो ये हमारा बन गया। ये हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल है। तो ये हमारा एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है जी, एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। कब होता है कि जब हमारा एथिल क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं, तो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है आइडोबेंजीन को कॉपर के साथ क्रिया कराते हैं। तो आइडोबेंजीन को कॉपर के साथ हम क्रिया कराएंगे, तो आइडोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5I। ये आइडोबेंजीन हो गया, इसके दो अणु को हम ले लेंगे और इसको कॉपर के साथ क्रिया करा देंगे। कॉपर के भी दो अणु से हम क्रिया करा देते हैं। तो होता यहाँ पे है ना कि देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे दो कॉपर है और यहाँ पे देखेंगे तो दो ही आयोडीन है। तो ये दो आयोडीन है, तो कॉपर आयोडीन ये हमारा दो मात्रा में CuI ये हमारे पहले बाहर निकल गए। अब बचा क्या यहाँ पे, बचा यहाँ पे है, जैसे ना आपको मैं समझाऊं अच्छे तरीके से, एक काम करते हैं इस तरीके से समझाऊंगा, पता नहीं कोई स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो ना समझें। ये क्या है, आइडोबेंजीन है, इसके दो अणु हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे C2H5I हमने लिख दिया। तो होगा यहाँ पे ये है कि दो कॉपर के साथ ये दो आयोडीन निकल गया है, तो 2CuI निकल गया। अब C6H5 बचा है, तो ये हम लिख देंगे C6H5 और C6H5, यही ना बचा है जी, C6H5 ये हमारा डाइफेनिल बन गया है, डाइफेनिल। तो ये हमारा डाइफेनिल का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला हमारा आता है एथिल एल्कोहल विभिन्न ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, तो क्या बनता है। तो एथिल एल्कोहल को हम लेंगे, अब विभिन्न ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम क्रिया करा देंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या बनता है जी। तो सबसे पहली बात हम एथिल एल्कोहल को ले लेते हैं। एथिल एल्कोहल हो गया, इसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा देंगे। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 सूत्र होता है, ठीक है ना। अच्छा हम चाहें तो H2SO4 है, दो हाइड्रोजन है ना यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो अगर हम चाहें इसको दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर से एक हाइड्रोजन, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अभी भी तो दो ही हाइड्रोजन है। अब ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये इतना बाहर निकल जाता है, OH और H बाहर निकलेगा तो H2O, मतलब H2O ये सबसे पहले तो बाहर निकल गया, H2O ये जल के अणु सबसे पहले बाहर निकल गए। अब बचा क्या यहाँ पे C2H5 और HSO4। अगर हम इसको देखें तो C2H5 HSO4 बनाना, ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है जी। तो ये हम लिख सकते हैं C2H5 HSO4, तो C2H5 HSO4 का निर्माण हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। तो इतने बात आप याद रखेंगे। इसको क्या कहेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण हो जाता है। ये हमारा क्या है,
ये हमारा एथिल अल्कोहल है, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। समझ के होंगे, मैं एक बार देख लूँ, ठीक है ना, वीडियो बन रहा है ना, ठीक है जी। 1 घंटे हमारे अब कंप्लीट होने ही वाले हैं, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, अगला आता है फॉर्मिल। यहाँ पे देख लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड को फेहलिन विलियन के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, समझ लेते हैं जी। फॉर्मल्डिहाइड को लेंगे, अब फेहलिन विलियन से इसकी हम क्रिया करा देंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड को लेकर फेहलिन विलियन से हम इसकी क्रिया करा देते हैं, देख लेते हैं क्या बनता है जी। फॉर्मल्डिहाइड को ले लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। फेहलिन विलियन से हम इसकी क्रिया करा देंगे, कॉपर ऑक्साइड को ही फेहलिन विलियन कहते हैं। इसके 2 अणु लेकर हम क्रिया करा देते हैं। अब इसको गर्म करेंगे तो होगा यहाँ से ये कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 कॉपर है, 2 ही ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन जाता है यहाँ पे आ जाता है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे अगर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा क्या, सबसे पहले H है तो H हमने लिख दिया, फिर से C है तो C लिख दिया, फिर से 1 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन यहाँ से आ गया, 2 ऑक्सीजन हो गए तो COOH हो गया, ठीक है ना। तो HCOOH लिख दिया हमने। अब यहाँ पे इधर क्या बचा, इधर बचा 2 कॉपर है तो ये हमने लिख दिया Cu2 और 2 ऑक्सीजन था तो 1 इधर चला गया तो 1 यहाँ पे है ना, तो Cu2O हमारा, ये हमारा बन गया जी, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये हमारा क्या बनता है, ये HCOOH, ये हमारा फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है जी, ये आपको पता है। ये लाल अवक्षेप बनता है, लाल अवक्षेप बनता है। अच्छा मैं आपसे पूछूं फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो याद रखेंगे चींटियों में, मधुमक्खियों में फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। और उसी फॉर्मिक अम्ल के कारण ही ना, मतलब वो काटती हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, ठीक है ना। तो वही है जी फॉर्मिक अम्ल है, वो उनके डंक में फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड या एसीटोन, एसिटल्डिहाइड या एसीटोन को 2 आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम गर्म कराते हैं तो क्या बनता है, मतलब एसिटल्डिहाइड को 2 आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले एसिटल्डिहाइड को हम ले लेंगे, तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है, देखिए एसिटल्डिहाइड हम ले सकते हैं या एसीटोन हम ले सकते हैं। एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CHO, एसिटल्डिहाइड ले लिए। अब इसका हम जो क्या ले लेते हैं, आयोडीन को ले लेंगे। तो आयोडीन हम यहाँ पे लेंगे I2, तो I2 को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है तो इसकी 4 मात्रा हम 4 यहाँ से लेते हैं, तो मतलब ना I2, तो ये I2 हमारा हो गया है, बट इसके 4 अणु हम लेंगे तो एक और यहाँ पे, फिर से एक और यहाँ पे, फिर से एक और यहाँ पे, 4 आयोडीन हमने ले लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 6 अणु लेंगे, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो पोटेशियम क्यों ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अंतिम में ये 6 अणु हमने ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब इससे हम क्रिया करा देते हैं तो बनता यहाँ पे ये है, समझिएगा। यहाँ से हमारा बनेगा ये, सबसे पहली बात कि यहाँ से हमारा, यहाँ से एक कार्बन निकलता है, यहाँ से एक H निकलता है और यहाँ से ये CH3 निकलता है, तो CHI3 मतलब CHI3, ये हमारा आइडोफॉर्म का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। अब उसके बाद बचा क्या, बचा यहाँ पे ये कि यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है 5 मात्रा में सोडियम, 1 2 3 4 5 मात्रा में सोडियम है और ये 5 आयोडीन से क्रिया कर लेता है, ये 3 आयोडीन और ये 2 5 आयोडीन, 5 सोडियम 5 आयोडीन से क्रिया कर लेता है, तो ये हमारा 5 सोडियम आयोडीन ये हमारा बाहर निकल गया, ठीक है, इतनी समझ के। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से हमारा ये 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, 6 और यहाँ पे अगर आप देखें
एसिटल्डिहाइड को यहाँ पे हमने एसिटल्डिहाइड नहीं लिया है ना, ठीक है। तो 6 1 2 3 4 6 हाइड्रोजन को लेकर इसकी क्रिया करा देते हैं। 6 आयोडीन CH, तो इसको अब हम कैसे करा देंगे? 6 आयोडीन निकला ना, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। समीकरण संतुलित करने में बाद में दिक्कत हो जाएगा। ये वास्तव में क्या है ना, ये वास्तव में ना हेलोफॉर्म जो हमने कराया था, हेलोफॉर्म अभिक्रिया वही है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे कराया था ये, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वास्तव में यही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमने यहाँ पे जैसे ना C2H मतलब यहाँ पे CH3 CH2 और CHO लिया होता, मतलब एसिटल मतलब जो मेथेट प्रोपिटल डिहाइड को लिया होता, तब जाकर ये हमारा हो जाता है, ठीक है ना। फिर से अब चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं देख लूँ हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहाँ पे है, देख लीजिए, ये नहीं, कहाँ गया भैया, कहाँ हम ऊपर चले आए? ये वाला, हाँ ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया यही वाला है जी, ठीक है ना, जिसमें हमें क्या कहा गया है, एथिल एल्कोहल को आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराए हैं, तो ये हमारा बना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े कि इसको करा ही दें, अगर कराएंगे तो पूरा इसको इरेज करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, आप कहेंगे बाद में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लेंगे, नहीं सर ये वो तो अच्छा नहीं लगता है। निगेटिव कमेंट ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मतलब इतना मेहनत के साथ कराया जा, बाद में निगेटिव कमेंट नॉट सो गुड ना, देन करा ही देते हैं। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे हम एसिटल्डिहाइड को लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम क्या कराते हैं, तो चलिए एसिटल्डिहाइड को हम लेंगे, तो CH3CHO एसिटल्डिहाइड को लेंगे, और 3 मात्रा में आयोडीन को हम लेंगे, जैसे कि यहाँ पे I 2I और ये 3I, 3I को ले लेंगे, I2 को, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमने 4 अणु को लेंगे, तो 1 अणु 2 अणु 3 अणु और 4 अणु। अब इसको हम गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो यहाँ पे यही होगा जो पहले हमने कहा था, यहाँ से 1 कार्बन, यहाँ से 1 हाइड्रोजन, और यहाँ से ये 3 क्या निकलेंगे, 3 आयोडीन निकलते हैं, ठीक है ना। तो CHI3, तो ये सबसे पहले CHI3 ये हमारा निकल जाता है, ठीक है, पहली बात समझ गए। दूसरा में क्या होता है, यहाँ से 3 ये सोडियम जो है, ये 3 सोडियम इस 3 आयोडीन से क्रिया कर लेते हैं, ये 3 आयोडीन से, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 3 मात्रा में NaI निकल जाता है, NaI निकल गया, ठीक है, इतनी बात समझ के। अब उसके बाद बचा क्या, अब बचा यहाँ पे समझेंगे अगर आप,
कि यहाँ पे 4, यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे अब बचा क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ओनली बचे हुए हैं, बात को समझिएगा आप, ठीक है ना। यहाँ पे CH, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे मतलब 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। इधर पर CH, यहाँ पे CHO, ये टोटल बचा हुआ है, मतलब CHO ये हमारा टोटल बचा हुआ है। अगर इधर आप देखें तो इधर क्या बचा हुआ है, Na सोडियम है, फिर से 4 मात्रा में ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है। तो अगर हम इसको करें तो सबसे पहली बात तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से 4 ये ऑक्सीजन, ये मतलब 4 हाइड्रोजन, फर्स्ट ये ये 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है ना। और यहाँ का जो बचा हुआ है ये 2 हाइड्रोजन है, ये 3 में से तो 1 निकल गया यहाँ पे, तो 3 में से 2 बचा हुआ है, तो 4 हाइड्रोजन है, ये 2, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो ये 6 हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख देते हैं, 6 हाइड्रोजन है तो 3H2 हमने लिख दिया, 6 हाइड्रोजन। और यहाँ से 1 2 3 ये तीनों ऑक्सीजन निकल जाते हैं, ये तीनों बीच के ऑक्सीजन निकल गए, तो ये 3H2O निकल गए, ठीक है ना। अब बचा यहाँ पे क्या है, अब बचा ओनली यहाँ पे अगर देखें आप, अब बचा यहाँ पे ओनली ये है, ओनली यहाँ पे बचा है CHO बचा हुआ है, यहाँ पे Na और O बचा हुआ है। तो अगर हम चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, HC लिख सकते हैं। एक O है तो एक O लिख दिया, यहाँ पे एक O है तो एक O लिख दिया, Na है तो Na लिख दिया, तो ये हमारा बच गया। तो इसे सोडियम फॉर्मेट कहते हैं, तो ये हमने लिख दिया HCOONA, तो ये हमारा सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। तो इसी को तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये हमारा क्या बन जाता है, आइडो फॉर्म बन जाता है। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ेंगे। बहुत एसिटल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक से क्रिया, अब एसिटल्डिहाइड को हम टालेन अभिकर्मक से साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है समझ लेते हैं जी, ठीक है ना। सबसे पहली बात एसिटल्डिहाइड को ले लेंगे। एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड है। टालेन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O। टालेन अभिकर्मक के साथ हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो टालेन अभिकर्मक से हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ से हमारा ये होगा ना कि ये जो ऑक्सीजन है ये हमारा आकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3 है, C। अब देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ये भी आ गया, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो COOH हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 2 Ag बचा हुआ है, तो इसको हम 2Ag, ये हमारा निकल गया। ये हम रजत दर्पण हम कह सकते हैं, रजत दर्पण। तो ये हमारा रजत दर्पण बन गया। ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल है। ठीक है ना। ये हमारा क्या है, टालेन अभिकर्मक, ठीक है। ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ेंगे। अगला आता है एसिटिक अम्ल को अमोनिया से क्रिया। एसिटिक अम्ल को हम ले लेंगे, अमोनिया से क्रिया करा देते हैं। एसिटिक अम्ल, ठीक है जी। तो एसिटिक अम्ल को हम यहाँ पे लेकर अमोनिया से हम इसकी क्या करा देंगे, क्रिया कराकर देख लेते हैं जी। तो एसिटिक अम्ल हमारा ले लेंगे CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल हो गया। इसको अमोनिया से क्रिया करा देते हैं। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है ना। इसके साथ गर्म कर देते हैं। तो गर्म करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे CH3 है तो CH3 हमने यहाँ पे लिख दिया, CH3, फिर से CH3 COO, ठीक है ना, OO लिख दिया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे ऐड हो जाता है,
तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH4 हो जाएगा। NH3 था, ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया तो NH4 हो गया। तो ये हमारा बनता है। अब इसको फिर से, अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम गर्म करते हैं। जब फिर से अब इसको गर्म करेंगे ना, मतलब इसको अब ले लेंगे, इसको हम क्या करते हैं, अब गर्म करते हैं। तो यहां पे तब जाकर हमारा क्या बनता है, मेथिल एमीन का मतलब हमको लगता है निर्माण आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तब जाकर आपका एसिटामाइड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, एसिटामाइड का निर्माण हो जाएगा। जानते हैं क्या होता है तब यहां से ना, यहां पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहां से 2 हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ का 1 ऑक्सीजन निकलता है। तो 2 हाइड्रोजन अगर निकल गया तो ये मान लेते हैं 2 हाइड्रोजन निकला तो H2 हो जाएगा और यहाँ का 1 ऑक्सीजन निकला तो O निकल गया, ये निकल गया। तो बचा क्या, C2H5 बचा, तो C2H5 हमने लिख दिया, CH3 न बचा जी, CH3, तो ये हमने CH3 लिख दिया। उसके बाद CO बचा, तो ये हमने CO लिख दिया। सबसे पहले CH3, फिर से CO और फिर से NH3 बचा तो NH3 हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ से NH3 नहीं, NH2 यहाँ पे बचेगा, NH2। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकला है ना, तो 2 ही तो बचा, तो NH2 हमने लिख दिया। तो ये हमारा बनता है जी, ठीक है ना, एसिटामाइड। चलिए, तो ये हमारा क्या है, एसिटामाइड का निर्माण होता है, एसिटामाइड, ठीक है ना, एसिटामाइड का निर्माण होता है। चलिए, इतना हम रहने देते हैं। देखिए क्यों आप परेशान नहीं होंगे, अभी भी बहुत सारे आपके बचे हुए हैं, ठीक है, रिएक्शन, क्योंकि समय नहीं है। मैं नहीं चाहता कि 1-1.5 घंटे से आपका ज़्यादा समय लगे, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें हमें देखना है। अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है, अभी आपको मॉडल सेट सॉल्व करना है, समय हमारे पास बहुत ही कम है। तो आप कहेंगे क्या, आप सोच रहे होंगे कि सर तब क्या करेंगे, रिएक्शन मतलब तैयार ना करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप परेशान ना हो, आपके लिए अभी जाइए तुरंत जाइए, आपके टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाइए, उस पर क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप चले जाएंगे, वहाँ पे इन सभी का PDF आपको मिल जाएगा, जिसमें ये आपको जो हमने कहा है इन सभी का PDF मिल जाएगा। उससे आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ये नेमिंग रिएक्शन भी सभी का PDF मिल जाएगा, क्या होता है जब का PDF मिल जाएगा और कैसे प्राप्त करेंगे, इन सभी का PDF मिल जाएगा। वहां से जाकर अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज थैंक यू सो मच आप वीडियो देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। अदरवाइज चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।